बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी को रिवाइज करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ मिनी एंड द बिग कैट संग। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहले हम इनके समरी से स्टार्ट करते हैं। एड्रीनर्जिक या नोरेड्रीनर्जिक, इनके दो मीनिंग होते हैं। पहला या तो ऐसी नर्व जो कि नोरेपिनेफ्रिन को प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर रिलीज करती है, तो उसको हम एड्रीनर्जिक या नोरेड्रीनर्जिक नर्व कहते हैं। या कोई ऐसा साइनेप्स जहाँ पे नोरेपिनेफ्रिन प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर इस्तेमाल आता है। अब प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कभी कभार को ट्रांसमीटर भी आती है। को ट्रांसमीटर के अंदर एटीपी, कैफिन, वेजोएक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड है, न्यूरोपेप्टाइड वाई होती है, सब्सटेंस पी होता है, न्यूरोटेंसिन होती है, सोमैटोस्टैटिन होती है। ये न्यूरो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन को मॉड्यूलेट कर देती है। ओके, तो एड्रीनर्जिक या सॉरी एड्रीनोसेप्टर या एड्रीनर्जिक रिसेप्टर का मतलब क्या होता है? ऐसा रिसेप्टर जो कि बाइंड करेगा या एक्टिवेट होगा कैटेकोलामिन ट्रांसपोर्टर से। फॉर एग्जांपल नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन होती है, या डोपामीन रिलेटेड ड्रग्स है। बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, ये वो रिसेप्टर होता है जो कि बैरो रिसेप्टर से स्टिमुलेट होता है। बैरो रिसेप्टर कैरोटिड साइनस और एओर्टिक आर्च के अंदर पड़े हुए होते हैं। ओके, तो जो इनका एफरेंट होता है, एफरेंट रिसेप्टर से एसोसिएटेड होता है। जो इनका एफरेंट है वो पैरासिम्पैथेटिक या सिम्पैथेटिक नर्व टर्मिनल के जरिए कंट्रोल होता है। कोलिनर्जिक ऐसी नर्व एंडिंग जो कि एसिटाइलकोलिन को रिलीज करती है, या ऐसा साइनेप्स जहाँ पे एसिटाइलकोलिन प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। डोपामिनर्जिक को भी छोड़ देती है, होम्योस्टैटिक रिफ्लेक्स भी छोड़ देती है, नॉरेड्रीनर्जिक, नॉन कोलिनर्जिक है। अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का वो वाला पार्ट है जो कि क्रेनियल नर्व्स और सैक्रल पार्ट से ओरिजिनेट करता है, इसको क्रेनियोसैक्रल कहते हैं। जबकि सिम्पैथेटिक वाला उसको थोरैकोलम्बर कहते हैं। ओके, प्रीसाइनेप्टिक वाला रिसेप्टर ऐसा रिसेप्टर जो कि नर्व एंडिंग के ऊपर पड़ा हुआ होता है, ऐसी नर्व एंडिंग जो कि न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करवा देती है। पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर ऐसा रिसेप्टर है जो कि डिस्टल साइट ऑफ साइनेप्स के ऊपर पड़ा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन या ऑटोनॉमिक इफेक्टर सेल के ऊपर पड़ा हुआ होगा। ओके, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ों को कवर कर लेते हैं। तो पहले हम इसके टेबल्स को तैयार कर लेते हैं। एसिटाइलकोलिन प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर इस्तेमाल आता है कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग के ऊपर। जो कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग होती है प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, चाहे वो सिम्पैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक का है, पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक सिम्पैथेटिक फाइबर, स्पेसिफिकली थर्मोरेगुलेटरी स्वेट ग्लैंड है, या फिर वो किसी ब्लड वेसल को इनर्वेट कर रही है। और सोमैटिक न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट के ऊपर भी कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग होती है। एम्फेटामिन सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग होती है जो कि कैटेकोलामिन की रिलीज को बढ़ा देती है। एम्फेटामिन है, टेरामीन होती है, इफेड्रिन होती है, सूडोइफेड्रिन होती है। बोtulinum टॉक्सिन साइनेप्टोब्रामिन को क्लीव कर देता है, एसिटाइलकोलिन के रिलीज को मिनिमाइज कर देगा। कोकेन सिम्पैथोमिमेटिक होती है, नोरेपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देती है, नोरेपिनेफ्रिन और डोपामाइन की रीअपटेक को ब्लॉक कर देती है। कोकेन और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट भी इसी तरह से काम करते हैं। जो कोकेन है वो लोकल एनेस्थेटिक भी होती है। डोपामाइन इंपॉर्टेंट सीएनएस न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ओके, किडनी के ऊपर इनर वेसोडाइलेशन कराता है, कार्डिक स्टिमुलेशन करता है। एपिनेफ्रिन हार्मोन है जो कि एड्रीनल मेडुला से प्रोड्यूस होता है। हेमिकोलिनियम कोलिन के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देती है। हेक्सामिथोनियम जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की गैंग्लिया को ब्लॉक कर देती है, ऑटोनॉमिक कंपेंसेटरी रिफ्लेक्सेस को ब्लॉक कर देती है। ओके, जो मेटानेफ्रिन और नॉन मेटानेफ्रिन है, ये एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन के मेटाबॉलिक या फिर सिंपल आप इनको मेटाबोलाइट्स कह सकते हो। ओके, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज का इनहिबिटर होता है, रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज की वजह से नोरेपिनेफ्रिन प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। रिजर्पिन VMAT को इनहिबिट कर देती है, जबकि कोलिनर्जिक के अंदर VAT होता है, जबकि एड्रीनर्जिक के अंदर हम कह सकते हैं VMAT होता है। टेट्रोडॉक्सिन या साइकिटॉक्सिन सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है, ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देती है हर नर्व फाइबर के अंदर, चाहे वो नर्व सेंसरी है, चाहे वो मोटर फाइबर है। अब इनके बाद हम इनके एक्सप्लेनेशन को स्टडी कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन ये है कि जो मिड्रियासिस होती है वो रेडियल फाइबर की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है। ओके, ये जो स्मूथ मसल होते हैं इनके पास अल्फा रिसेप्टर होते हैं, जबकि जो सर्कुलर होते हैं, सर्कुलर फाइबर या स्फिंक्टर पिपिलाई, वहाँ पर मस्क्रीनिक रिसेप्टर होते हैं जिन्होंने मियोसिस करवानी होती है। ओके, अब कंपनसेटरी रिफ्लेक्स होने के बाद ऐसी ड्रग जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है थ्रू द डिक्री, यानी अगर होता ही है कि ओके, कोई ऐसी ड्रग है जो पेरिफेरल टीपीआर को कम कर देती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो उसकी वजह से सिम्पैथेटिक आउटफ्लो ज़्यादा हो जाएगा। जब सिम्पैथेटिक आउटफ्लो ज़्यादा हो जाएगा तो हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा। ओके, पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो कम हो जाएगा, रेनिन की रिलीज ज़्यादा हो जाएगी, हार्ट रेट और कार्डिक फोर्स बढ़ जाती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व की स्टिमुलेशन होती है तो ब्रोंकियल और इंटेस्टिनल स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। ब्रेडिकार्डिया होता है, जो थर्मोरेगुलेटरी स्वेट ग्लैंड होते हैं उनको सिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक फाइबर सप्लाई करती है, ना कि पैरासिम्पैथेटिक। जो पिपिलरी कॉन्स्ट्रिक्टर मसल होती है वो किसके कंट्रोल में होती है? पैरासिम्पैथेटिक के कंट्रोल में होती है। नोरेपिनेफ्रिन प्रीसाइनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती है, पोस्ट सिनेप्टिक पे अल्फा 1 होती है, प्रीस के जरिए न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को ब्लॉक कर देती है। कॉन्स्ट्रिक्टर पिपिलाई के लिए मस्कुलिनिक रिसेप्टर होते हैं, M3 होती है, जबकि पिपिलरी डायलेटर के ऊपर या डायलेटर पिपिलाई के ऊपर अल्फा 1 होती है। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर तमाम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के रिफ्लेक्सेस को ब्लॉक कर देती है, ब्लड प्रेशर को कम कर देती है, बाउल की एक्टिविटी को कम कर देती है, स्वेटिंग को मिनिमाइज कर देती है। चूंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम प्यूपिल को साइनोइलेक्ट्रिक नोड को डोमिनेट करता है, तो जो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर होती है वो मिड्रियासिस करवा देती है और टैकीकार्डिया करवा देती है। जो सिम्पैथेटिक होता है वो मेनली आर्टरियोल्स के ऊपर और वेन्यूल्स के ऊपर डोमिनेट होता है, बाकी जगहों के ऊपर पैरासिम्पैथेटिक होता है।
बोtulinum टॉक्सिन ने तमाम कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देना है। कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन गैंग्लियोनिक सिनेप्सिस पे भी होती है, सोमैटिक मोटर नर्व एंडिंग पे भी होती है। ओके, यानी इसने ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम की मस्कुलर एक्टिविटी को कम कर देना है। बोtulinum टॉक्सिन सिनेप्टोब्रेमिन को क्लीव कर देती है, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होता। अब यहाँ पे यहाँ पे एक साइन है साइक्लोप्लेजिया। साइक्लोप्लेजिया का क्या मतलब क्या होता है? साइक्लोप्लेजिया का मतलब है पैरालिसिस ऑफ सिलेरी मसल। तो वो ये शो करता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी कम हो गया। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन होती है, हार्ट रेट कम हो जाता है। ओके, और पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग के ऊपर एसिटाइलकोलिन प्रीडोमिनेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है। नेट को ब्लॉक करने वाली कौन सी होती है? नेट को ब्लॉक करने वाली कोकीन होती है। एम्फेटामिन नेट के लिए सबस्ट्रेट का काम तो करती है, लेकिन उसको ब्लॉक नहीं करती। इसके बाद हेमिकोलिनियम और विज़ेमिकोल, ये कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग के ऊपर जाके काम करती है। हेमिकोलिन ने ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देना है। जो बोtulinum टॉक्सिन है वो इतना बड़ा होता है कि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता एक्वस या लिपिड के जरिए। सबसे पहले जो बोtulinum टॉक्सिन है मेम्ब्रेन रिसेप्टर पर जाके बाइंड करेगा, एंडोसाइटोसिस के जरिए सेल के अंदर एंटर होगा। बोtulinum बाइंडिंग रिसेप्टर सिर्फ और सिर्फ कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग के ऊपर पड़े हुए होते हैं, एड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग के ऊपर पड़े हुए नहीं होते। अब हमने इसके एक्सप्लेनेशन को कवर कर लिया है। अब बारी है बिग कैटसन की। तो बिग कैटसन के अंदर यहाँ पर पूरा न्यूरोट्रांसमीटर वाला टेबल बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, वो ये बात ये लिखी है कि आपको पता है कि जो पैरासिम्पैथेटिक होते हैं उनको बोलते हैं क्रेनियोसैक्रल, जबकि सिम्पैथेटिक को थोरैकोलम्बर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात लिखी है कि जो पैरासिम्पैथेटिक का जो हम कह सकते हैं कि क्रेनियल वाला पार्ट है उसका ओरिजिन तो डिफरेंट है, लेकिन जो उसका सैक्रल वाला पार्ट होता है, जो प्री गैंग्लियोनिक सैक्रल फाइबर होते हैं, वो असल में एम्ब्रियोनिक सिम्पैथेटिक प्रीकर्सर से निकलते होते हैं। ओके, यानी जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर से इनर्वेट होते हैं वो सिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक क्लास से बिलोंग करते हैं। अब इसके कुछ एविडेंस क्या होते हैं? जो क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होते हैं वो होमियोबॉक्स जीन लाइक PHOX2B और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TBX20 और TBX2 और TBX3 को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन थोरैकोलम्बर सिम्पैथेटिक और सैक्रल प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के पास ये नहीं होता, बल्कि जो सैक्रल प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होते हैं FOXP1 को शो करते हैं। यानी पहली सिमिलैरिटी क्या होगी? थोरैकोलम्बर सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सैक्रल के अंदर के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेम एक्सप्रेस कर रहे थे। ओके, जो क्रेनियल वाला था, क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक वो डोर्सोलैटरल एग्जिट पॉइंट से लीव करता है, लेकिन जो सिम्पैथेटिक और सैक्रल वाले होते हैं वो वेंट्रल रूट से एग्जिट करते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद जो डेवलपमेंट के अंदर बात की गई कि जो क्रेनियल प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होती है वो वेसिकुलर एसिटाइलकोलिन के ट्रांसपोर्टर को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस को एक्सप्रेस नहीं करते। ओके, जबकि सिम्पैथेटिक और सैक्रल वाले नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन ऊपर वाले ट्रांसपोर्टर को एक्सप्रेस नहीं करते। इन्हीं तीन वजूहात की वजह से हम ये कहते हैं कि जो प्री गैंग्लियोनिक सैक्रल फाइबर पैरासिम्पैथेटिक के वो असल में सिम्पैथेटिक वाले एरिया से राइज किए गए हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर अपटेक कैरियर लाइक नेट को ब्लॉक करने वाली एम्फेटामिन होती है। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर कोकीन और एम्फेटामिन होती है। ठीक है, CNS के अंदर नेट और SCRT को ब्लॉक करने वाली एंटी डिप्रेसेंट्स होती है। ओके, गाबा के ऊपर भी बहुत सारी ड्रग्स बाइंड करती है, GAT के ऊपर भी बहुत सारी ड्रग बाइंड करती है लाइक टियागैबिन है, विगाबैट्रिन है। इसके बाद नेक्स्ट हम टेबल की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट टेबल है उनके रिसेप्टर से मुतालिक है। ओके, तो आपको पता है कि जो रिसेप्टर दो टाइप के होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर, एड्रेनोसेप्टर और कोलिनोसेप्टर होते हैं। इसके अलावा डोपामिन रिसेप्टर भी होते हैं। कोलिनोसेप्टर मस्क्रीनिक और निकोटिनिक होते हैं। मस्क्रीनिक आगे 5 होती है, M1 M2 M3 M4 M5, और निकोटिनिक 2 होते हैं, NN और NM। ओके, ठीक हो गया। NN और NM होती है। जबकि जो एड्रेनोसेप्टर होते हैं दो टाइप के होते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा भी आगे अल्फा 1 अल्फा 2 है, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 है। डोपामिन वाले D1 D2 D3 D4, लेकिन आपने D1 और D2 को याद रखना है। जो मस्क्रीनिक वाले होते हैं इसका मिमोनिक है क्वीन इज क्वीन, यानी GQ पे GI पे GQ पे GI। लेकिन जबकि सारे जो बीटा वाले होते हैं ये GS से कपल्ड होते हैं, लेकिन जो अल्फा वाला GQ से कपल्ड है, अल्फा 2 वाला GI से कपल्ड है। डोपामिन के अंदर GI वाला GS से कपल्ड होता है, बाकी सारे GI से कपल्ड होते हैं। ठीक है, तो इनका आपको मैंने सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म भी बता दिया है। इसके अलावा जो मस्क्रीनिक वाले होते हैं मेनली CNS न्यूरॉन के ऊपर पड़े हुए होते हैं। इसके अलावा सिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स के ऊपर भी पड़े हुए होते हैं। M2 वाले हार्ट के ऊपर पड़े होते हैं और कुछ CNS के अंदर होती है। M3 वाले मेनली इफेक्टर्स के ऊपर पड़े हुए होते हैं लाइक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, वेसल्स है, स्मूथ मसल एंडोथेलियम है। मस्क्रीनिक M4 M5 वैसे याद नहीं करने, लेकिन जो M4 होती है वेगल नर्व एंडिंग के ऊपर पड़े हुए होती है। M5 सेरेब्रल वेसल्स के ऊपर पड़े होती है। निकोट NN वाले ये क्या होते हैं? NN वाले ये ऑटोनॉमिक गैंग्लिया के ऊपर पड़े हुए होते हैं। ओके, पेंटामेरिक रिसेप्टर होते हैं, जबकि NM न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट के ऊपर पड़े हुए होते हैं। यहाँ पर दो अल्फा 1 और दो बीटा 1 सब यूनिट होते हैं, गैमा और डेल्टा सब यूनिट के अलावा। ठीक हो गया। अब इनका स्ट्रक्चर वैसे याद करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब इनको छोड़ देते हैं, इनको रिस्पेक्टिव चैप्टर में हम डिस्कस कर लेंगे।
अब सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है इस चैप्टर में, वो ये वाला टेबल है। ओके, तो जो एक्शन पोटेंशियल की प्रोपगेशन है, लाइक उसको अफेक्ट करने वाली कौन सी होती है, लोकल एनेस्थेटिक होती है, टेट्राटॉक्सिन और सैकीटॉक्सिन होता है। टेट्राटॉक्सिन पफर फिश के अंदर होता है, जबकि सैकीटॉक्सिन होता है ये ग्वानेलेक्स के अंदर होता है, जिसको रेड टाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो उन्होंने नर्व एक्सॉन पे जाके काम करना है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देना है। हेमिकोलिनियम ने कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल पे जाके बाइंड करना है, इसने कोलिन के अपटेक को स्लो कर देना है, एसिटाइलकोलिन के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देना है। अल्फा मेटारोसिन ने एड्रेनर्जिक नर्व टर्मिनल पे जाके बाइंड करना है, साइटोप्लाज्म के अंदर टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को ब्लॉक कर देना है। वेज़ेमिकोल और रिजर्पिन इन्होंने ट्रांसमीटर की स्टोरेज पे जाके काम करना है, लाइक रिजर्पिन ने और टेट्राबेनाजीन ने वीएम80 को ब्लॉक कर देना है, लेकिन वेज़ेमिकोल ने वी80 को ब्लॉक कर देना है। ट्रांसमीटर रिलीज की तरफ आ जाती है, लाइक गामा कैनोटॉक्सिन होता है, इसने ट्रांसमीटर की रिलीज को ब्लॉक कर देना है। डोमोइक एसिड है, इसने ट्रांसमीटर की रिलीज को मॉड्यूलेट कर देना है। बोtulinum टॉक्सिन ने एसिटाइलकोलिन वाली ट्रांसमीटर को ब्लॉक कर देना है। टिरामीन और एम्फेटामिन ने नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज करवा देना होता है। इसके बाद कोकेन ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होती है, उन्होंने नेट वगैरह को ब्लॉक कर देना होता है। एम्फेटामिन ने डिस्प्लेस करवाना होता है। बाकी आगे कुछ रिसेप्टर्स हैं जिनको आपने नहीं पढ़ना। इसके बाद फार्माकोलॉजी ऑफ आई है, फार्माकोलॉजी ऑफ आई में भी इतनी खास बात नहीं है। नेक्स्ट है ब्रोंकोस्पैज्म एंड द अदर मैनिफेस्टेशन ऑफ मसल स्पैज्म, यानी अगर मसल का स्पैज्म होता है, आईलिड के स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, उसको ब्लेफरोस्पैज्म कहते हैं। स्मूथ मसल होती है, स्केलेटल होती है, और स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए एसिटाइलकोलिन होता है। लेकिन अगर आप बोtulinum टॉक्सिन यूज कर लोगे तो ब्लेफरोस्पैज्म या दूसरी मसल स्पैज्म को ट्रीट कर सकते हो। ओके, तो ये पहला चैप्टर हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर कुछ रिसेप्टर भी लिखे हुए हैं, लाइक इनहिबिटर रिसेप्टर, आउटर रिसेप्टर अपने ही रिसेप्टर पर जाके बाइंड करके अपने ही ट्रांसमिटेशन को ब्लॉक कर देते हैं, और हिटर का मतलब कोई सी और ड्रग होती है, इनके रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती है। इन टेबल्स को देख लेना, बस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आते हैं। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ से प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा, लाइक अब हम जल्दी स्टार्ट करते हैं। हाई यील्ड टर्म्स टू लर्न, तो कोलिन एस्टर ऐसी कोलिनोमेमेटिक ड्रग होती है जिसमें कोलिन होता है, कोलिन डेरिवेटिव होता है। कोलिन को अल्कोहल बोलते हैं, कोलिन डेरिवेटिव जो एस्टरीफाई होता है किसी एसिडिक सब्सटेंस के अंदर, लाइक एसिडिक के साथ या कार्बमिक एसिड के साथ। नॉर्मली लिपोफिलिक नहीं होते हैं। कोलिनर्जिक क्राइसिस क्या होती है, कोलिनर्जिक क्राइसिस के अंदर जब ज़्यादा कोलिनोसेप्टर की एक्टिवेशन होती है तो स्केलेटल मसल की वीकनेस आना शुरू हो जाती है, पैरासिम्पैथोमिमेटिक इफेक्ट आना शुरू हो जाती है। इसको रिवर्स करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर यूज़ करते हैं, लेकिन ये कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर की वजह से होता है। इसको कंपेयर करना है माइस्थीनिया क्राइसिस से, जो कोलिनोमिमेटिक एल्कोलाइड होता है। कोलिनोमिमेटिक एल्कोलाइड और एस्टर में क्या फ़र्क होता है, जो एल्कोलाइड होती है लिपोफिलिक होती है, जबकि एस्टर वाले लिपोफिलिक नहीं होते। साइक्लोस्पैज्म सिलेरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, एकोमोडेशन काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम हो जाती है फॉर द क्लोज वीएन, डायरेक्ट एक्टिंग डायरेक्टली रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती है। एंडोथेलियल ड्राइव रिलैक्सिंग फैक्टर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड है, जो कि वैस्कुलर एंडोथेलियम से रिलीज होता है, एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक है। ऐसी ड्रग जो कि एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट को एम्पलीफाई कर देती है, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। मस्कुलिनिक एगोनिस्ट और कोलिनोमिमेटिक ड्रग होती है, रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है। माइस्थीनिया क्राइसिस के अंदर या माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर सिम्पटम वॉर्स होना शुरू हो जाती है, लाइक जो एंटीबॉडीज होती है वो आगे एनएम रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब माइस्थीनिया क्राइसिस को कोलिनर्जिक क्राइसिस से डिफरेंशिएट करने के लिए हम करते हैं कि एल्ट्रोफोलियम देते हैं। ओके, जो नियोनिकोटिनाइड है ये इंसेक्टिसाइड की कैटेगरी होती है जिनका न्यूरॉन्स के ऊपर निकोटीन लाइक इफेक्ट होता है, इंसेक्ट्स के ऊपर रिलेटिवली ज़्यादा हार्मफुल होती है। निकोटिनिक एगोनिस्ट जो कि निकोटीन रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है। ऑर्गेनोफॉस्फेट फॉस्फोरिक एसिड और अल्कोहल का एस्टर होता है जो कि कोलिनेस्टरेज को इनहिबिट कर देता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट की एजिंग का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट की एजिंग का मतलब ये होता है कि जब ऑर्गेनोफॉस्फेट एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम पे जाके बाइंड करती है तो उसको केमिकली मॉडिफाई कर लेती है और एंजाइम के साथ फर्मली बाइंड कर लेती है, कोवलेंट बॉन्ड बना लेती है। पैरासिम्पैथोमिमेटिक ऐसी ड्रग्स होती है या ऐसे इफेक्ट होते हैं जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व बाइंडिंग की स्टिमुलेशन को रिजेंबल कर रहे होते हैं। ओके, अब हम चलते हैं इनकी समरी वगैरह के ऊपर। ठीक है, बस हमने समरी वहाँ से करनी थी, बीट कैल्शियम से तैयार करनी थी। एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। तो एक्सप्लेनेशन जो नियोस्टिग्मिन होती है इसने एंजाइम एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देना है। ठीक है, जो कि तमाम कोलिनर्जिक साइनेप्सिस के ऊपर होता है, यानी एसिटाइलकोलिन के लेवल को बढ़ा देती है निकोटीनिक जंक्शन के ऊपर, इसके अलावा मस्कुलिनिक के ऊपर। जो बिथेनाकोल है डायरेक्टली एक्टिंग होती है ब्लेडर की एटोनिक को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर होते हैं वैस्कुलर एंडोथेलियल सेल के ऊपर, वो नॉन इनर्वेटेड होते हैं, यानी वो डायरेक्टली एक्टिव एजेंट से ही एक्टिवेट होंगे, इनडायरेक्ट से एक्टिवेट नहीं होते। जो थायोन ऑर्गेनोफॉस्फेट है, थायोन का मतलब ऐसे ऑर्गेनोफॉस्फेट जिनके अंदर फास्फोरस और सल्फर बॉन्ड होता है। ठीक है, तो वो एक्टिव, इनकी पहले एक्टिवेशन होनी होती है ऑक्सोन ग्रुप के अंदर, जिसको पीओ ग्रुप डेरिवेटिव कहते हैं। रिलेटिवली लेस स्टेबल होती है एज कंपेयर टू हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक हो गया, तो एनवायरनमेंट के अंदर लेस परसिस्टेंट होती है। पैराथियोन सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, वेरी लिपोफिलिक है, जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा। पैरेलिडॉक्सिन फास्फोरस एटम के लिए एफिनिटी रखती है, जो पैरेलिडॉक्सिन है ऑर्गेनोफॉस्फेट के लिए केमिकल एंटागोनिस्ट होती है। ओके, इसके बाद जो कोलिनर्जिक क्राइसिस और हम कह सकते हैं कि माइस्थीनिया क्राइसिस को डिफरेंशिएट करने के लिए एट्रोफोनियम यूज होती है। न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस या सीएनएस डिप्रेशन की वजह से रिस्पिरेटरी फेल्योर है, और कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर यानी ऑर्गेनोफॉस्फेट की वजह से जो मौत होती है वो रिस्पिरेटरी फेल्योर की वजह से ही होती है। जो कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर होते हैं यानी इनडायरेक्ट कोलिनोमिमेटिक है, इनकी वजह से बोवल एक्टिविटी बढ़ जाती है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद
आपको पता है कि जो वेगस है वो हार्ट को स्लो कर देती है। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से वेज़ोडाइलेशन नहीं होती, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से कोई ऐसा कोई एंडोथेलियल सेल है ही नहीं जिसको इनर्वेट करती है पैरासिम्पैथेटिक नर्व। लेकिन अगर आप डायरेक्टली एक्टिंग एगोनिस्ट दे दोगे तब आपको वेज़ोडाइलेशन देखने को मिलती है एंडोथेलियल डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर के ज़रिए। ठीक हो गया? जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड आ जाती है। गैंग्लियोनिक सेल के ऊपर और न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट के ऊपर निकोटिनिक रिसेप्टर होती है, जो कि बिथेनाकोल से अफेक्टेड नहीं होती, क्योंकि बिथेनाकोल डायरेक्ट एक्टिंग मस्करीनिक एगोनिस्ट होती है। मेथाकोलिन मस्करीनिक और निकोटिनिक दोनों को स्टिमुलेट कर देती है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। वो है मस्करीनिक एगोनिस्ट। मस्करीनिक एगोनिस्ट होती है अकोमोडेशन और साइक्लोस्पाज्म करवा देती है। ओके, एक्यूट एंगल क्लोयर ग्लोकोमा के अंदर अब ये करवाता क्या है, अब सिलेरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो बढ़ जाता है और इसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर कम हो जाएगा। दैट इज वाई हम इनको ग्लोकोमा वगैरह के अंदर इस्तेमाल करवा सकते हैं। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से ब्रोंकोस्पैज्म हो सकता है, डायरिया हो सकता है। ओके, मस्करीनिक एगोनिस्ट स्वेटिंग करवाते हैं, लेकिन जो ड्रग इंड्यूस्ड स्वेटिंग है वो किसी काम के लिए नहीं होती। ग्रानिसिलिन लिपिड सॉल्युबल पार्शियल एगोनिस्ट होता है निकोटिनिक रिसेप्टर के ऊपर, तो ये स्मोकिंग क्रेविंग को मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, नियोस्टिग्मिन प्रोटोटाइप इंडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक है, क्वाटरनरी या 4 सब्सटेंस होती है, लिपोफिलिक नहीं होती, सीएनएस के अंदर क्रॉस नहीं करती। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 2 से लेकर 4 घंटे होता है। फाइसोस्टिग्मिन की लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, सीएनएस के अंदर इफेक्ट देखने को मिलता है। कोलिनोमिमेटिक स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराती है M3 रिसेप्टर के जरिए, जो कि GQ होता है, वो आगे कैल्शियम से कपल्ड होती है, कैल्शियम की रिलीज वगैरह करवा देती होती है। इसके बाद स्किल के ऊपर क्वेश्चन है कि जो एस्टर एसिटाइलकोलिन और मेथाकोलिन इनको मेटाबोलाइज करने वाला एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस होता है, जो हाइड्रोलिटिक ड्रग मेटाबॉलिज्म है, इसको फेज 1 रिएक्शन कहते हैं और ये माइक्रोसोमल नहीं होता। ठीक हो गया? अब हम इनके टेबल वगैरह को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेजर ग्रुप्स ऑफ कोलिनोसेप्टर या कोलिनोमिमेटिक ड्रग्स लिखी हुई है। ओके, तो कोलिनोमिमेटर्स या कोलिनोमिमेटिक ड्रग्स क्या होती है? डायरेक्ट एक्टिंग होती है, इनडायरेक्ट एक्टिंग होती है। जो डायरेक्ट एक्टिंग होती है उसको दो में डिवाइड करते हैं, अल्कलॉइड या कोलिनेस्टर्स होती है। जो अल्कलॉइड्स होती है, अल्कलॉइड्स के अंदर आगे मजीद एग्जाम्पल क्या होती है? मस्करीन होती है, पाइलोकार्पिन होती है, निकोटीन होती है, लोबिलिन होती है। जबकि एस्टर्स के अंदर एसिटाइलकोलिन है, मेथाकोलिन होती है, बिथेनाकोल है और कार्बाकोल आ जाएगा। ओके, तो डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग है। इनडायरेक्ट एक्टिंग रिवर्सिबल हो सकती है, रिवर्सिबल हो सकती है। रिवर्सिबल के अंदर ऑर्गेनोफॉस्फेट डट्टा मान लेना, रिवर्सिबल के अंदर कार्बामेट्स और अल्कोहल है, जिसमें एट्रोफोनियम होती है। दोनों के दोनों क्या करती है? मस्करीनिक या निकोटीनिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती है। ठीक हो गया? आगे वो नर्व पर, हार्ट के ऊपर, स्मूथ मसल के ऊपर और ग्लैंड्स और एंडोथेलियम पे जाके बाइंड करता होता है। नर्व्स के ऊपर मेनली M1 होता है, कार्डिक के ऊपर M2 रिसेप्टर होते हैं, हार्ट के ऊपर और स्मूथ मसल्स के ऊपर, जबकि ग्लैंड्स के ऊपर, स्मूथ मसल के ऊपर, एंडोथेलियम के ऊपर M3 होती है। M4 और M5 CNS के अंदर होती है। NM स्केलेटल मसल के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर पड़े होते हैं। NN जिसको न्यूरोनल टाइप बोलते हैं या गैंग्लियोनिक रिसेप्टर कहते हैं, CNS के अंदर पड़े होते हैं कुछ पोस्ट गैंग्लियोनिक सेल बॉडी के ऊपर और डेंड्राइट के ऊपर पड़े हुए होते हैं। अब इनके स्ट्रक्चरल फीचर्स आई थिंक याद, चलो इसके देख लो। NM के देख लो, उसके पेंटामर होता है, जबकि ये पेंटामर है, लेकिन यहाँ पे अल्फा और बीटा सब यूनिट मौजूद होती है। लेकिन यहाँ पे अल्फा और बीटा के अलावा डेल्टा और पार्शियल बी लिखे हुए हैं, नहीं पार्शियल नहीं है, सिग्मा और डेल्टा है। ठीक है? और इसके अलावा नेक्स्ट हम टेबल की तरफ आ जाते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कोलिन एस्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है। एसिटाइलकोलिन और मेथाकोलिन, एसिटाइलकोलिन को तोड़ने वाला कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम होता है, लेकिन अगर आप इसको देखते हो मेथाकोलिन को तोड़ने वाला एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस नहीं होता, यानी रिलेटिव एफिनिटी कम होती है। मस्करीनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, लेकिन जो मेथाकोलिन होता है ये सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं सिर्फ मस्करीनिक को स्टिमुलेट करता है, वो भी हार्ट के ऊपर। जो कार्बाकोल होती है दोनों को स्टिमुलेट करवा देती है। जो बिथेनाकोल होती है सिर्फ मस्करीनिक के लिए स्पेसिफिक होती है। यानी ये जो एसिटाइलकोलिन है, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम से टूट जाता है, मेथाकोलिन भी कुछ ना कुछ टूट जाएगा, लेकिन कार्बाकोल और बिथेनाकोल ये नहीं टूटते होते। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनो सेप्टर स्टिमुलेंट है, तो आइस के ऊपर स्फिंक्टर प्यूपिलाई की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मियोसिस हो जाएगी, सिलेरी मसल की वजह से साइक्लोस्पैज्म हो जाएगा, एकोमोडेशन हो सकती है, साइनोइडल नोड के ऊपर हार्ट रेट को कम कर देगी, एट्रिया के ऊपर रिफ्रैक्टिव पीरियड को कम कर देगी, कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ को कम कर देती है, नेगेटिव इनोट्रोपी है एवी नोड के ऊपर ये रिफ्रैक्टिव पीरियड को बढ़ा देती है, नेगेटिव ट्रॉमाट्रोपी कराती है, वेंट्रिकल के ऊपर ये स्ट्रेंथ को कम कर देती है, रिलेटिवली इफेक्ट इतना अच्छा नहीं होता। आर्टरीज और वेन्स के ऊपर डायलेशन कराती है वाया एंडोथेलियल ड्राइव रिलैक्सिंग फैक्टर, कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है हाई डोज या डायरेक्ट इफेक्ट की वजह से। ओके, लंग्स के ऊपर ब्रोंको कंस्ट्रक्शन है, सिक्रेशन को बढ़ा देती है, जीआईटी की मोटिलिटी या स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन होती है। ओके, और इसके अलावा एक्सेप्शन यहाँ पे लिखी हुई है, गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर उसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, सिक्रेशन बढ़ जाती है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन है, ट्राइगोर और स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन है, ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ओके, एड्रोफोनियम माइस्थीनिया ग्रेविस को आइलियस को और एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। 5 से लेकर 15 मिनट तक इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। नियोस्टिग्मिन माइस्थीनिया ग्रेविस और आइलियस के लिए, पैराडोक्स्टिग्मिन माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए, फाइसोस्टिग्मिन फास्ट एंटीकोलिनर्जिक फॉर एंटीकोलिनर्जिक पॉइजनिंग है। इकोथायोफाइड ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद अब हम इसके टेबल वगैरह की तरफ आ जाते हैं।
ओके। अब टेबल टेबल में डायरेक्ट एक्टिंग कोलिन एस्टर्स है, तो डायरेक्ट एक्टिंग कोलिन एस्टर्स के अंदर एग्जांपल पहले दी हुई है बिथेनाकोल। जो बिथेनाकोल होती है मस्कुलिनिक एगोनिस्ट होती है, ओके, लेकिन निकोटिनिक रिसेप्टर के ऊपर इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। तो बिथेनाकोल M1 M2 M3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है तमाम पेरिफेरल टिश्यू के अंदर। इसके अलावा सिक्रेशन को बढ़ा देती है, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराती है, स्पेसिफिकली वैस्कुलर स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करवा देती है, हार्ट रेट को चेंज कर देती है। क्लिनिकल एप्लीकेशन के अंदर पोस्ट ऑपरेटिव और न्यूरोजेनिक आइलियस और यूरिनरी रिटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो कार्बाकोल होती है नॉन सिलेक्टिव मस्कुलिनिक और निकोटिनिक एगोनिस्ट होती है, टॉपिक के लिए इस्तेमाल करते हैं ग्लोकोमा वगैरह के लिए। ओके, तो ग्लोकोमा वाले चैप्टर के अंदर अब आ जाओगे ना, तो ग्लोकोमा कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यस ये। तो यहाँ पर आपको कौन-कौन सी ड्रग मिलेगी ग्लूकोमा के अंदर, कार्बाकोल है, कोलिनोमेबिटिक के अंदर पाइलोकार्पिन है, कार्बाकोल है, फाइसोस्टिग्मिन होती है, इकोथायोफेट है और डिमेकेरियम होती है, जो कि सिलियरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराती है, ट्रायविकुलर मैशर को ओपन कर देती है। तो पहली क्लास तो हमने ग्लूकोमा की पढ़ ली है। टॉक्सिसिटी के अंदर पैरासिम्पैथोमिमेटिक इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, लाइक स्पेसिफिकली अस्थमाटिक के अंदर ब्रोंकोस्पैज़म है और इनका इंटरैक्शन एडिटिव होता है। इसके बाद है डायरेक्ट एक्टिंग मस्कुलिनिक एल्कलॉइड और सिंथेटिक, तो पाइलोकार्पिन मिथेनाकोल जैसी होती है, ओके, ठीक हो गया, लेकिन ये पार्शियल एगोनिस्ट होती है, ये बात नोट कर लेना, पार्शियल एगोनिस्ट है। बिथेनाकोल है, ये ग्लूकोमा को और शॉगरेन सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, वो इसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती। निकोटीन है, अच्छा यहाँ पे सिमेमिलिन लिखी हुई है, सिमेमिलिन सिंथेटिक एंथ्रेल सेलेक्टिव है, ये भी पाइलोकार्पिन जैसा काम करती है। इसके बाद जो मस्क्रीन होती है, ये मशरूम वगैरह के अंदर मौजूद होती है, ओके, ठीक है, जिस लिपिड सॉल्युबिलिटी कम होती है, मशरूम पॉइजनिंग हो सकती है। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्टिंग निकोटिनिक एगोनिस्ट, तो इसमें निकोटीन है, निकोटीन एन और एनएम रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवा देता है, तमाम ऑटोनॉमिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन को एक्टिवेट कर देता है, चाहे वो सिम्पैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक है, स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन करा देता है, सीएनएस के अंदर एनएन को रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देता है। मेडिकल यूज है कि स्मोकिंग सेसेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, नॉन मेडिकल यूज के अंदर स्मोकिंग और इंसेक्टिसाइड के अंदर इस्तेमाल होता है। ओरल गम या पैच के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं फॉर द स्मोकिंग सेसेशन है। इसको ज़्यादा यूज़ करने की वजह से क्या हो सकता है, निकोटीन की वजह से जनरलाइज्ड गैंग्लियोनिक स्टिमुलेशन हो सकती है, ओके, तो उसकी वजह से नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, हाई डोजेज के अंदर सीजर हो सकती है, इंटरेक्शन एडिटिव होता है। वेरानिसिलिन ये पार्शियल एगोनिस्ट होता है और अल्फा 4 बीटा 2, इसको नोट कर लेना, अल्फा 4 और बीटा 2 ये भी पार्शियल एगोनिस्ट है, पाइलोकार्पिन भी पार्शियल एगोनिस्ट था। इसके बाद हम चलते हैं, ओके, एड्रोफोनियम है, एक और ड्रग भी आती है सक्सिनाइलकोलिन, जो सक्सिनाइलकोलिन है वो भी निकोटिनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट होती है, लेकिन वो न्यूरोमस्कुलर एंडोथेलियल के लिए स्पेसिफिक होती है, मसल की रिलैक्सेशन कराती है, इनिशियली मसल का स्पैज़म करवाती है, ओके, लेकिन आगे ये फ्लैसिड पैरालिसिस करवा देती है। इसके बाद एड्रोफोनियम है, एड्रोफोनियम अल्कोहल होती है, एक्टिव साइट पे जाके बाइंड करती है, एसिटाइलकोलिन के एक्सेस को प्रिवेंट कर देती है, तमाम एसिटाइलकोलिन के एक्शन को एम्प्लीफाई कर देती है, डायग्नोसिस के लिए और एक्यूट ट्रीटमेंट के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ओके। प्रॉपर्टीज की तरफ देखते हैं तो ये क्वाटरनरी अमाइन होती है, सीएनएस के अंदर एंटर नहीं होती, पैरासिम्पैथोमिमेटिक इफेक्ट होता है, नियोस्टिग्मिन कोवलेंट बॉन्ड बनाती है एसिटाइलकोलिन एस्टरेस एंजाइम के साथ, लेकिन हाइड्रोलाइज और रिलीज हो जाती है। एड्रोफोनियम जैसा काम करती है लेकिन लॉन्गर एक्टिंग होती है, माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए पोस्ट ऑपरेटिव और न्यूरोजेनिक आइलियस और यूरिनरी रिटेंशन को ट्रीट करने के लिए हम इस्तेमाल करते होते हैं, ठीक है, क्वाटरनरी अमाइन है। इसके बाद फाइसोस्टिग्मिन होती है, फाइसोस्टिग्मिन क्या होती है, टर्शियरी अल्कलॉइड होती है, सीएनएस के अंदर एंटर होती है, पैराडोस्टिग्मिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इससे ज़्यादा होता है नियोस्टिग्मिन से, ओके, माइस्थीनिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद बारी है लॉन्ग एक्टिंग एसिटाइलकोलिन एस्टरेस इनहिबिटर ऑर्गेनोफॉस्फेट, तो इसमें इकोथायोफेट आती है, मैलाथियोन है, पैराथियोन है, सेरिन टैबून आता है। इकोथायोफेट नियोस्टिग्मिन जैसा काम है लेकिन इसकी रिलीज रिलेटिवली ज़्यादा स्लोली होती है, ओके, तो ये ग्लूकोमा के अंदर इस्तेमाल करते हैं लेकिन अब इसको इस्तेमाल नहीं करते, इसको यूज़ करने की वजह से ब्रो एक हो सकता है, यूवाइटस है, ब्लड वीएन हो सकती है। मैलाथियोन इंसेक्टिसाइड है, मैमल्स के लिए और बर्ड के लिए सेफ होती है क्योंकि इसको मेटाबोलाइज करने वाला एंजाइम हमारे अंदर मौजूद होता है, हाईली लिपिड सॉल्युबल होती है, इंसेक्टिसाइड और स्कैबिसाइड के तौर पर इस्तेमाल होती है, जबकि पैराथियोन सिर्फ इंसेक्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल होती है। जो सेरिन और टैबून है ये नर्व गैसेस और टेररिस्ट अटैक वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। अल्जाइमर के लिए रिवास्टिग्मिन, जेलेंटामिन, डोनिपेजिल और टैक्राइन वगैरह यूज़ करती है क्योंकि कोलिन एस्टरेस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, इसके अलावा डिमेंशिया को ट्रीट कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, कोलिनोसेप्टर ब्लॉकर ड्रग है। तो कोलिनोसेप्टर ब्लॉकर के अंदर आपने क्या-क्या पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं, पहले एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, ऐसे ड्रग जो कि मस्कुलिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है तो उसको एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कहते हैं। एंटी मस्कुलिनिक ड्रग ऐसी ड्रग होती है जो कि मस्कुलिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। एट्रोपिन को ज़्यादा यूज़ करने की वजह से एट्रोपिन फीवर है जिसमें हाइपरथर्मिया हो सकता है, स्वेटिंग इनहिबिट हो जाती है। एट्रोपिन फ्लश के अंदर आर्म्स और अपर लिम्ब और हेड की वेसोडाइलेशन होती है ड्यू टू एट्रोपिन, ओके, मैकेनिज्म इसका अननोन है। कोलिन एस्टरेस रीजनरेटर ऐसा केमिकल एंटागोनिस्ट जो कि ऑर्गेनोफॉस्फेट के फास्फोरस में जाके बाइंड करता है एसिटाइलकोलिन एस्टरेस एंजाइम को डिस्प्लेस करवा देगा। साइक्लोप्लेजिया पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन है, यानी आप क्लोज अपडेट के ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे। डिपोलराइजिंग ब्लॉकेट के अंदर फ्लैसिड स्केलेटल पैरालिसिस होती है ज़्यादा परसिस्टेंट डिपोलराइजेशन की वजह से। मियोटिक एसिड ड्रग है जो कि पीपल को कॉन्सनट्रेट करती है। मेट्रियाटिक एसिड ड्रग है जो कि पीपल को डायलेट करती है। नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकेट के अंदर फ्लैसिड स्केलेटल
मसल पैरालिसिस होती है जो कि निकोटिनिक रिसेप्टर के ब्लॉकेज की वजह से होती है। पैरासिम्पैथोलिटिक या पैरासिम्पैथोप्लेजिक ऐसे ड्रग्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को ब्लॉक कर देती है। अब हम इसके यहाँ पर आ जाते हैं। जो टकीकार्डिया होता है एट्रोपिन के ओवरडोज की वजह से होता है। जो ब्रैडीकार्डिया कुछ इनिशियली तो ब्रैडीकार्डिया हो सकता है। ब्रैडीकार्डिया क्यों होता है? क्योंकि प्रीसिनेप्टिक M2 रिसेप्टर को ब्लॉक करना शुरू कर देती है, ठीक है, एट्रोपिन। इसके बाद इन्फेंट के अंदर एट्रोपिन की वजह से हाइपरथर्मिया हो सकता है। ग्लूकोमा, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया और हाइपरथर्मिया, ये 3 इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है। एट्रोपिन ने मस्कुलिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देना है, पैरासिम्पैथोमिमेटिक इफेक्ट को इनहिबिट कर देना है। निकोटीन पैरासिम्पैथोमिमेटिक और सिम्पैथोमिमेटिक इफेक्ट दोनों करवा सकती होती है क्योंकि गैंग्लियोनिक स्टिमुलेटिंग ड्रग होती है। हाइपरटेंशन और एक्सरसाइज इंड्यूस्ड टकीकार्डिया ये नोरेपिनेफ्रिन को इंडिकेट कर रहा है, तो इसको ब्लॉक करने के लिए एट्रोपिन नहीं यूज कर सकते। जो एक्सरसाइज इंड्यूस स्वेटिंग होती है ये भी सिम्पैथोमिमेटिक होती है, लेकिन यहाँ पे एसिटाइलकोलिन आ जाता है। ओके, अब यहाँ पर कुछ ड्रग्स एक्स और वाई दी हुई है और यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, एट्रियल फिब्रिलेशन और दूसरी एरिथमिया होती है, वो एंटी मस्कुलिनिक ड्रग से ठीक नहीं होती। बोtulinum मोज़िनी की वजह से पैरासिम्पैथोलिटिक एक्शन होता है। एंटी मस्कुलिनिक ड्रग यूरिनरी रिटेंशन करवा देती है। ओके, ग्लूकोमा को प्रेसिपिटेट कर देती है। ब्रोंकोस्पैज्म भी हम कह सकते हैं कि हो सकता है। सॉरी, जो ब्रोंकोस्पैज्म होता है ये पैरासिम्पैथेटिक की वजह से होता है। जब भी आप एंटी मस्कुलिनिक ड्रग यूज़ करते हो सीओपीडी के अंदर, जो M1 और M3 रिसेप्टर होते हैं GQ से कपल्ड होती है, IP3 डैक सिस्टम के जरिए काम करते हैं, कैल्शियम के कंसंट्रेशन को बढ़ा देती होती है। इसके बाद नेक्स्ट है बिथेनाकोल वेसोडाइलेशन कराती है, डायरेक्टली मस्कुलिनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देती है। एंडोथेलियल डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर यानी जो एंडोथेलियम के ऊपर रिसेप्टर्स पड़े हुए होते हैं मस्कुलिनिक रिसेप्टर, इसको ब्लॉक करने के लिए एट्रोपी दे देते हैं। इसके अलावा इनडायरेक्टली एक्टिंग एजेंट होते हैं, वो वेसोडाइलेशन नहीं करवा सकते। पैरालिडोक्सिन केमिकल एंटागोनिस्ट होती है। अब यहाँ पे स्किल के ऊपर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है, लॉग प्रोटोनेटेड और अनप्रोटोनेटेड इज इक्वल टू pKa माइनस pH। ओके, ठीक हो गया। तो यहाँ पर इक्वेशन है, तो ये वैसे जनरल फार्माकोलॉजी से रिलेटेड होती है। अब हम आ जाते हैं बिग कैटसन से। तो बिग कैटसन के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है, कुछ टेबल्स की तरफ आ जाते हैं। आगे इनकी लोकेशन लिखी हुई है, लाइक M1 नर्व्स के ऊपर होते हैं, M2 हार्ट के ऊपर, नर्व्स के ऊपर, स्केलेटल स्मूथ मसल के ऊपर होते हैं, M3 ग्लैंड्स के ऊपर, स्मूथ मसल के ऊपर, एंडोथेलियम के ऊपर होते हैं। M1 और M3 ने GQ के जरिए काम करना है, M2 ने काम करना है GI के जरिए। इनके एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? पिरेनज़ेपिन, टिलाज़ेपिन एंड डाइसाइक्लोमिन और ट्राईहेक्सिफेनिडाइल होती है। ओके, ठीक हो गया। जो डाइसाइक्लोमिन होती है इंटेस्टिनल एंटीस्पाज्मोटिक एजेंट है, जबकि ट्राईहेक्सिफेनिडाइल ये पार्किंसन डिजीज को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। M2 जो M2 जेलेंटामिन लिखा हुआ है, ओके, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है। ओके, सॉरी, जेलामीन है, जेलेंटामिन तो एंटी अल्जाइमर ड्रग होती है। इसके अलावा M3 के ऊपर लिखा हुआ है डाइफिनासिन, सोलिफिनासिन, ऑक्सीबिटानिन है, टॉलटिरोडिन होती है, M3 के लिए होती है। वैसे ऑक्सीबिटानिन और ट्रोस्पियम M3 के नॉन सेलेक्टिव एजेंट्स होते हैं। इसके बाद एंटी मस्कुलिनिक ड्रग्स है। तो एंटी मस्कुलिनिक ड्रग दो टाइप की होती है, क्वाटरनरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन। टर्शियरी अमाइन सीएनएस को क्रॉस कर जाती होती है, लाइक एट्रोपिन है, डाइफिनासिन है, डाइसाइक्लोमिन, ऑक्सीबिटानिन, स्कोपोलामिन, सोलिफिनासिन और टॉलटिरोडिन होती है। ओके, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इन ऑप्थेल्मोलॉजी है, तो एट्रोपिन का 5 लेकर 6 दिन तक होता है, जबकि ट्रोपिकेमाइड का तकरीबन हम कह सकते हैं कि 15 से लेकर 60 मिनट्स है, या फिर आपने मिनी के अंदर पढ़ा था कि 0.5 से लेकर 4 आवर्स तक होता है इसका एक्शन ट्रोपिकेमाइड का। साइक्लोपेंटोलेट का 2 से लेकर 12 घंटे तक होता है, हेमोट्रोपिन का 24 घंटे तक होता है, जबकि एट्रोपिन का 72 आवर्स से ज़्यादा होता है, स्कोपोलामिन का दरमियान में होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं इनके समरी को तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मोशन सिकनेस ड्रग्स की तरफ आ जाते हैं। तो मोशन सिकनेस ड्रग्स के अंदर स्कोपोलामिन आ जाती है। ओके, तो स्कोपोलामिन अननोन मैकेनिज्म है, वर्टिगो, पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया को ट्रीट कर देती है, मोशन सिकनेस को और पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वोमिटिंग को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मोशन सिकनेस के लिए ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं, ठीक है, जबकि पोस्ट ऑपरेटिव यूज के लिए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है। इसका यूज करने की वजह से टकीकार्डिया हो सकता है, ब्लड वीएन हो सकती है, जीरोस्टोमिया, डिलीरियम हो सकती है। इसके बाद जीआईटी डिसऑर्डर के लिए डाइसाइक्लोमिन और हायोसियामिन होती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए स्पेसिफिकली अगर वो डायरिया के साथ प्रेजेंट कर रहा है, M3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। जबकि ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर एट्रोपिन, हेमेट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकेमाइड यूज करते हैं। ओके, तो जो एट्रोपिन होती है ये सारे रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, बाकी भी इसी तरह से करती है, लेकिन इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का फर्क होता है। लाइक ट्रोपिकेमाइड का 0.5 से लेकर 4 आवर्स तक होता है। ओके, साइक्लोपेंटोलेट का हम कह सकते हैं कि 12 घंटे है, जबकि 24 घंटे हेमेट्रोपिन का होता है, जबकि एट्रोपिन का 72 आवर्स से भी ज़्यादा होता है। मिल्क और साइक्लोप्लीजिया करवाती है, रेटिनल एग्जामिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, या सर्जरी के बाद सिंसेशिया को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टॉक्सिसिटी के अंदर क्लोज एंगल ग्लोकोमा के अंदर इंट्राओकुलर प्रेशर को बढ़ा देती है। ओके, सीएनएस के अंदर बेंजोट्रोपिन, ट्राईहेक्सिफेनिडाइल ये भी यूज होती है, जबकि बेंजोट्रोपिन
एक्यूट डिस्टोनिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, कैथीसिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, ट्रोस्पियम यूरिनरी अर्जेंसी के लिए इस्तेमाल होती है, ऑक्सीबेटानिन और ट्रोस्पियम क्वाटरनरी अमाइन है, दैट इज वाई CNS के अंदर नहीं जाएगा। ऑक्सीबेटानिन M3 सेलेक्टिव होती है, डोरिफिनासिन, सोलिफिनासिन, टोल्टिरोडिन ये टर्शियरी अमाइंस होती है। ओके, टर्शियरी अमाइंस है, दैट वाई CNS के अंदर क्रॉस कर जाते हैं, M3 रिसेप्टर के लिए स्पेसिफिक होती है। ओके, बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है? बुक में ये लिखा कि जो ऑक्सीबेटानिन और टोल्टिरोडिन होती है माइल्ड सिस्टाइटिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और यूरोलॉजिकल सर्जरी के बाद स्पैज़म को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि टोल्टिरोडिन, डोरिफिनासिन, सोलिफिनासिन, फॉस्फेटिडाइन, प्रोपिबेरिन ये M3 रिसेप्टर के लिए स्पेसिफिक होती है, तो ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए अप्लाई करते हैं। ओके, इसके बाद कोलिनर्जिक पॉइजनिंग आ जाती है। कोलिनर्जिक पॉइजनिंग के अंदर एट्रोपिन है, तो एट्रोपिन जो होती है, एट्रोपिन किसके एंटीडोट होती है? ये हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनोफॉस्फेट है। ऑर्गेनोफॉस्फेट के लिए पैरालिडॉक्सिन भी यूज़ कर सकते हैं। पैरालिडॉक्सिन की वजह से मसल की वीकनेस वगैरह हो सकती है। ओके, तो ये हमने तकरीबन ऑलमोस्ट कवर कर लिया है चैप्टर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। ओके, आई थिंक मिनी कैटसन की और बिग कैटसन की समरी में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है और मेजॉरिटी ऑफ द लोग ने मिनी कैटसन की समरी को तैयार किया हुआ है, तो हम मिनी कैटसन की समरी को ही हम तैयार करते हैं क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है और आपके कॉन्सेप्ट वगैरह भी थोड़े से डगमगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिम्पैथोमिमेटिक वाले चैप्टर के अंदर। तो जो एनाफिलैक्सिस होती है, एनाफिलैक्सिस के अंदर बहुत सारे मेडिएटर रिलीज होते हैं। फॉर एग्जांपल ल्यूकोट्राइन है, वो कुछ प्रोटीन रिलीज हो जाती है और सीवियर ब्रोंकोस्पैज्म और लैरेंजियल एडिमा वगैरह करवा देती है। ओके, इसको थोड़ा जूम कर लूँ, फोकस कर लूँ, ठीक है। तो एनाफिलैक्सिस के अंदर क्या होता है? ब्रोंकोस्पैज्म होता है, एडिमा होता है और इसके अलावा हाइपोटेंशन होती है। उसको ट्रीट करने के लिए एपिनेफ्रिन देते गए। ओके, तो एपिनेफ्रिन हम किस फॉर्म में देंगे? इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस फॉर्म के अंदर देते गए। एंटी मस्करिनिक ड्रग के अंदर ट्रोपिकेमाइड है, ट्रोपिकेमाइड मिड्रेसिस और साइक्लोप्लीजिया करवाती है। अल्फा सिम्पैथो एगोनिस्ट ये मिड्रेटिक होती है, आइसोप्रोटिनोल का आई के ऊपर इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। नॉन एपिनेफ्रिन क्या करती है? ये कंजक्टिवा को पेनिट्रेट कर देती है और ये पेनिट्रेट करने के बाद इंटेंस वेसोकंस्ट्रक्शन करवा सकती है, ठीक है। पाइलोकार्बन मियोसिस करवाती है। फिनालेफ्रिन आगे मिड्रेसिस करवा देती है 30 मिनट के बाद। ओके, जो इंडायरेक्ट एक्टिंग एम्फेटामिन और टिरामिन है, ये कैटेकोलामिन के न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करवा देती है। क्लोनिडिन प्री सिनेप्टिक नर्व एंडिंग पर जाके काम करती है, अल्फा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देती है। आइसोप्रोटिनोल ने हार्ट को स्टिमुलेट करवा देना, लेकिन इसके पास अल्फा एगोनिस्ट एक्टिविटी कोई नहीं होती। नोरेपिनेफ्रिन के पास डायरेक्ट एक्शन होते हैं, ओके, जिसमें अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा 1 एक्शन आना शुरू हो जाते हैं। ओके, अब डुअल ब्लड प्रेशर इफेक्ट ऑफ द ड्रग लिखा हुआ है, यानी जो ऐसी ड्रग है जो अल्फा एगोनिस्ट भी है, अल्फा एगोनिस्ट के जरिए वेजो कंस्ट्रक्शन कराती है, लेकिन एक हफ्ते के बाद दिया गया तो फिर ये CNS के अंदर एक्यूमुलेट होने के बाद वो अल्फा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करना शुरू कर देती है, तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगी। यानी शुरू में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, इसके बाद ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ओके, ट्रेमर कॉमन बीटा 2 का इफेक्ट होता है। ओके, क्योंकि जो स्केलेटल मसल है वहाँ पे बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं, जो स्किन के ब्लड वेसल्स होते हैं वहाँ पर एक्सक्लूसिवली अल्फा रिसेप्टर होते हैं। रेनिन की जो स्टिमुलेशन होती है, तो स्टिमुलेशन के लिए बीटा 1 रिसेप्टर आ जाती है। बीटा 2 एगोनिस्ट हाइपरग्लाइसीमिया करवाती है, साइक्लिक GMP के ऊपर इफेक्ट ना होने के बराबर होता है। अब हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के अंदर आप ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर को डैमेज कर देते हैं, ऑटोनॉमिक नर्व एंडिंग डीजनरेट कर जाती है, कार्डिक न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर खत्म हो जाती है। लेकिन जो इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक है वो किसी काम की नहीं होती, जो डायरेक्ट एक्टिंग होती है वही काम की होती है। इसके बाद कुछ ड्रग्स के नाम लिखे हुए जो हमारे किसी काम के नहीं है। ओके, फिर हम आ जाते हैं इनके ये वाले इनके हाई यील्ड टर्म्स को। तो एनोरेक्सियन ऐसे ड्रग जो एपिटाइट को सप्रेस कर देती है उसको एनोरेक्सियन कहते हैं। कैटेकोलामिन डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल इथाइलामिन डेरिवेटिव होती है, डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल इथाइलामिन डेरिवेटिव। नोरेपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन और डोपामिन आ जाती है, रिलेटिवली पोलर मॉलिक्यूल है। इनको मेटाबोलाइज करने वाला कैटेकोलोमेथाइल ट्रांसफेरेज होता है। डिकंजेस्टेंट अल्फा एगोनिस्ट होती है जो कि कंजक्टिवल नेजल और ओरोफेरेंजियल म्यूकोसल वेसोडाइलेशन को मिनिमाइज कर देती है, कंजक्टिवल नेजल और ओरोफेरेंजियल वेसोकंस्ट्रक्शन करवा देती है। मिड्रियाटिक ऐसी एजेंट है जो कि पीपल की डायलेशन करवाती है। फिनाइल आइसोप्रोपाइलामिन यूजफुल एंड सिंथेटिक सिम्पैथोमिमेटिक है, जिनके स्ट्रक्चर के अंदर आइसोप्रोपाइलामिन होता है, फॉर एग्जांपल एम्फेटामिन, एफेड्रिन है। लेकिन अगर कैटेकोलामिन से कंपेयर करते हैं तो फिनाइल आइसोप्रोपाइलामिन के पास ओरल एक्टिविटी काफी ज्यादा होती है, लेकिन उनको मेटाबोलाइज करने वाला कैटेकोलोमेथाइल ट्रांसफेरेज होता है। इनकी ओरल एक्टिविटी होती है, लॉन्ग हाफ लाइफ होती है, सीनस एक्टिविटी भी होती है और ये स्टोर्ड कैटेकोलामिन को रिलीज करवा देती है। इसमें टिरामिन नहीं आता, टिरामिन की एक अलग क्लास होती है। सिलेक्टिव अल्फा और बीटा एड्रेनल रिसेप्टर एगोनिस्ट, तो जो एपिनेफ्रिन होती है दोनों को स्टिमुलेट कर देती है, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। ओके, एपिनेफ्रिन सिम्पैथोमिमेटिक ऐसे ड्रग है जो कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा देती है, ब्लॉक नहीं करती। रिएप्टेक इनहिबिटर के अंदर हम कह सकते हैं कि कोकीन और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट हो जाती है। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं
इनके समरी वाले टेबल की तरफ। ओके, तो जो डायरेक्ट एक्टिंग कैटेकोलामीन है उसमें एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, डोपामीन, आइसोप्रोटीनोल और डोबिटामीन आ जाएगा। जो एपिनेफ्रिन होती है अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 एगोनिस्ट होती है। एनाफिलैक्सिस के अंदर हीमोस्टैटिक एजेंट के ऊपर और कार्डियक अरेस्ट को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पारेंटिनल या टॉपिकल थेरेपी देती है, सीएनएस के अंदर एंटर नहीं होती। टॉक्सिसिटी के अंदर हाइपरटेंशन है, एरिथमिया, स्ट्रोक हो सकता है, एमआई हो सकता है, पल्मोनरी एडीमा हो सकता है। नोरेपिनेफ्रिन शॉक को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, इंट्रावेनसली अप्लाई करती है। ओके, वेजोस्पैज्म हो सकता है, टिश्यू की नेक्रोसिस हो सकती है, वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, एरिथमिया और इन्फेक्शन हो सकता है। डोपामीन। ओके, अच्छा एक बात आप नोट करना कि इसकी वजह से स्ट्रोक हो रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रोक नहीं लिखा हुआ। अच्छा, डोपामीन शॉक को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, स्पेसिफिकली अगर रीनल शटडाउन होता है, हार्ट फेलियर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिस्टर्बेंस, एरिथमिया हो सकते हैं। आइसोप्रोटिनाडोल नेबुलाइजर की फॉर्म में देते हैं एक्यूट अस्थमा के अंदर और इंट्रावेनस फॉर्म में देते हैं इन द एवी ब्लॉक। ओके, जबकि डोब्यूटामीन होती है हार्ट फेलियर के अंदर इस्तेमाल होती है टू इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। ठीक हो गया। ओके, डोब्यूटामीन एक्यूट कार्डियक हार्ट फेलियर है। नॉन कैटेकोलामीन अल्फा सेलेक्टिव के अंदर, अब तो अभी तो हमने कैटेकोलामीन पढ़ा था। अब नॉन कैटेकोलामीन के अंदर फिनाइलिफिरीन अल्फा 1, अल्फा 2 एगोनिस्ट होते हैं। डिकंजेस्टेंट एजेंट है, मिड्रियाटिक है, न्यूरोजेनिक हाइपोटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, इसकी वजह से हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, मायोकार्डियल इंफार्क्शन वगैरह हो सकती है अल्फा रिसेप्टर के जरिए। ठीक है, इसके बाद अल्बिटिडोल, मेटाप्रोटिनोलोल और टर्बिटालिन है, ये एक्यूट अस्थमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। टैकीकार्डिया, ट्रेमर, टैकीफाइलेक्सिस वगैरह हो सकती है। साल्मेटिनोल, फॉर्मेटिनोल, इंडाकेटिनोल, विलेंटिनोल, ओलाड्रिट्रोल, इनका ऑनसेट स्लो होता है, ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होता है, एक्यूट ब्रोंकोस्पैज़म में ट्रीट नहीं होते, प्रोफाइलैक्सिस के लिए इस्तेमाल होती है। या तो आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ या एंटी मस्कुलिनिक के साथ अप्लाई करके देते हो। ओके, ठीक हो गया। यानी अस्थमा को अगर ट्रीट करना है तो आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जबकि सीओपीडी के लिए एंटी मस्कुलिनिक ड्रग के साथ मिला के देते हो। ओके, इनडायरेक्ट एक्टिंग फिनाइल आइसोप्रोपाइलामीन, तो फिनाइल आइसोप्रोपाइलामीन के अंदर एम्फेटामिन, मेथाम्फेटामिन या इफेड्रिन ये कंपाउंड आ जाते हैं। जो एम्फेटामिन ये और मेथाम्फेटामिन और इफेड्रिन ये रिलीज करवा देते हैं किसको, न्यूरोट्रांसमीटर को, जबकि इफेड्रिन है इसके पास कुछ डायरेक्ट एक्टिविटी भी होती है। तो एम्फेटामिन है और मेथाम्फेटामिन एनर्जेसिएंट होती है, टेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर और नार्कोलेप्सी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। हाई एडिक्शन लायबिलिटी होती है, प्रोनिया, एग्रेशन, इंसोम्निया हो सकता है, हाइपोटेंशन और सीजर्स वगैरह हो सकते हैं। जबकि इफेड्रिन नार्कोलेप्सी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इडियोपैथिक पोस्चरल हाइपोटेंशन है, एंयूरिसिस होती है, लेकिन इनकी एडिक्शन लायबिलिटी रिलेटिवली कम होती है। कोकीन है, कोकेन और एपिनेफ्रिन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देता है, डोपामिन के रीअपटेक ट्रांसपोर्टर को भी ब्लॉक कर देता है। लोकल एनेस्थेटिक है, इंट्रिंसिक हीमोस्टैटिक एक्शन होता है। हाई एडिक्शन लायबिलिटी है, हाइपरटेंशन, एरिथमिया वगैरह हो सकती है, जिससे ऊपर लिखा हुआ था। टिरामीन स्टोर्ड कैटेकोलामीन के स्टोर को रिलीज करवा देती है। ठीक है, फिनाइल आइसोप्रोपाइलामीन नहीं होती, फास्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म काफी ज्यादा होता है। मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर इसको मेटाबोलाइज कर देते हैं। हाइपरटेंशन है, एरिथमिया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन और स्ट्रोक हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। बल्कि सिम्पैथोमिमेटिक वाले चैप्टर के अंदर कुछ टेबल्स तो मिस नहीं होंगे। ओके, अच्छा यहाँ पर एक दो ड्रग्स नहीं लिखी हुई थी सिम्पैथोमिमेटिक के अंदर, लाइक यहाँ पे तो बिल्कुल चेंज ही लिखा हुआ है। चलो, मिडोड्रीन ने फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट कर देना है, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा, वेजो कंस्ट्रक्शन होती है। जो मिडोड्रीन है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, ठीक है, जबकि फिनाइलिफ्रीन है, मिडोड्रीन अल्फा 1 पे जाके बाइंड करना है। फिनाइलिफ्रीन शॉर्ट रन की फॉर्म में देती है। ओके, इंट्राविनस फॉर्म में देती है, एक्यूट हाइपरटेंशन के लिए इंट्रानेजल देती है, एज अ डीकंजेस्टेंट एजेंट है। क्लोनिडीन अल्फा 2 पे जाके बाइंड करती है। अल्फा मिथाइलडोफा, ग्वानिफिसिन और गॉनिबेंजीन ये भी सेंट्रल सिम्पैथोलिटिक होती है। जो डेक्स मेडिटोमिडीन है, ये प्रोमिनेंट सिडेटिव इफेक्ट होता है, एनेस्थीसिया के अंदर इस्तेमाल होती है। जो टीजेनाडीन है, मसल रिलैक्सेंट है। एप्राक्लोनिडिन और ब्रीमोनिडिन टॉपिकली इस्तेमाल होती है ग्लोकोमा के अंदर। तो ग्लोकोमा के अंदर एक और ड्रग भी आ गई है, एप्राक्लोनिडिन और ब्रीमोनिडिन है। ओके, तो अगर आप ग्लोकोमा वाला टेबल देखोगे तो एप्राक्लोनिडिन और ब्रीमोनिडिन है। ठीक है, एक्वस ह्यूमर की सिक्रीशन को मिनिमाइज कर देती है, जबकि आउटफ्लो को बढ़ा देती है कोलिनोमिमेटिक है, जबकि नॉन सेलेक्टिव होती है, आउटफ्लो को बढ़ा देती है। ठीक हो गया। इसके अलावा कुछ बीटा ब्लॉकर है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है। जो बीटा ब्लॉकर होती है ये क्या करती है, ये एक्वस ह्यूमर की सिक्रेशन को मिनिमाइज कर देती है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर ये भी सिक्रेशन को मिनिमाइज कर देती है। प्रोस्टाग्लैंडिन आउटफ्लो को बढ़ा देती है, आउटफ्लो को। ओके, डोब्यूटामीन ये कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर इस्तेमाल करते हैं, एक्यूट हार्ट फेलियर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, अल्बिटेरॉल अस्थमा के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मीराबैग्रोन यूरिनरी अर्जेंसी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ब्लड कीटोन को सप्रेस कर देता है। फिनोल्डोपाम D1 एगोनिस्ट हाइपरटेंसिव इमरजेंसी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्रोमोक्रेप्टिन पार्किंसन के लिए और हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते होते हैं। नेक्स्ट हम सिम्पैथोमिमेटिक वाले चैप्टर के अंदर कुछ टेबल्स वगैरह भी है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि हॉर्नर सिंड्रोम की अगर डायग्नोसिस करनी है तो हॉर्नर सिंड्रोम की डायग्नोसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, कोकीन हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन अप्लाई करते हैं। और अगर ये अप्लाई करने के बाद, यानी इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक अप्लाई करने के बाद अगर एबनॉर्मली कॉन्स्ट्रक्टेड पीपल की डायलेशन नहीं होती, दैट मीन्स कि वो जो हॉर्नर सिंड्रोम है ये पोस्ट गैंग्लियोनिक है, ये उसकी जो लीगेंस है वो पोस्ट गैंग्लियोनिक होती है। ओके, लेकिन अगर प्री गैंग्लियोनिक है तो वो डायलेट कर पाएगा।
ठीक हो गया। तो ये आपको बताना था, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और यहाँ पे इतने खास कोई टेबल लिखे हुए नहीं है। ये रिसेप्टर वाला टेबल है। लाइक अल्फा 1 वेस्कुलर स्मूथ मसल के ऊपर होती है, कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, पेपिलरी डायलेटर के ऊपर होती है, कॉन्ट्रैक्शन और मियोसिस करवा देती है। ओके, मियोसिस या मिलिट्रियासिस है। पाइलोमोटर की वजह से रिएक्शन ऑफ एयर प्रोस्टेट की कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, हार्ट के ऊपर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है। अल्फा 2 वाले पोस्ट थेरेप्टिक है, तो वहाँ पे मल्टीपल एक्शन है, प्लेटलेट के ऊपर एग्रीगेशन कराती है, एड्रेनर्जिक और कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल पे होती है, तो न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को ब्लॉक कर देती है, वेस्कुलर स्मूथ मसल पे कॉन्ट्रैक्शन कराती है, फैट के ऊपर लाइपोलाइसिस को इनहिबिट कर देती है। बीटा 2 इंसुलिन की रिलीज को बढ़ा देती है, बीटा 1 इंसुलिन की रिलीज को कम कर देती है। ओके, बीटा 3 ब्लैडर के ऊपर होती है और फैट सेल के ऊपर होती है। ब्लैडर के ऊपर टेट्रेजर को रिलैक्स कर देती होती है। D1 रीनल मस्कुलेचर के ऊपर होती है, वहाँ पर रीनल ब्लड वेसल को डायलेट कर देती है। अब लास्ट चैप्टर है, लास्ट वो है बीटा ब्लॉकर है। तो इस वीडियो का ड्यूरेशन भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, 40 मिनट है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा इसको लास्ट तक देखेगा। तो कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर ऐसे ब्लॉकर होते हैं जिनके एक्शन को एंटागोनाइज करने के लिए आप एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हो। एपिनेफ्रिन फिनोमिना, या इसको फिनोमिना ऑफ डेल कहते हैं। अल्फा एगोनिस्ट या अल्फा ब्लॉकर को अप्लाई करने के बाद एपिनेफ्रिन का प्रेशर से डिप्रेसर रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। नॉर्मली लार्जर डोजेस के अंदर एपिनेफ्रिन का प्रेशर रिस्पॉन्स आता है, लेकिन ब्लड प्रेशर लोअरिंग डोज आना शुरू हो जाती है। इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी पार्शियल एगोनिस्ट के पास होती है, लाइक पिंडालोल, एस्पिटालोल है। इरिवर्सिबल ब्लॉकर जिसको नॉन सरमाउंटेबल ब्लॉकर या नॉन कम्यूटेटिव ब्लॉकर कहते हैं। मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी प्रोपेनोलोल के पास होती है, लेकिन ये किसके पास नहीं होती? ट्रिमोलोल और बेटोक्सोलोल के पास नहीं होती। ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन ऐसी हाइपरटेंशन जो कि अपराइट पोजीशन में होती है, वीनस पूलिंग की वजह से होती है, ड्यू टू अल्फा ब्लॉकेड या इनएडिक्वेट ब्लड वॉल्यूम की वजह से होती है, ड्यू टू ब्लड लॉस और एक्सेसिव डायूरेसिस। पार्शियल एगोनिस्ट लाइक पिंडालोल है, जो रिलेटिवली स्मॉलर देन मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। फियोक्रोमोसाइटोमा ऐसा ट्यूमर है जो कि नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को प्रोड्यूस करता है। एड्रेनल मेडुला का ट्यूमर होता है। ओके, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इनके एक्सप्लेनेशन को। तो यहाँ पर है जो मिड्रेसिस होती है, पेपिलरी डायलेटर मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है, तो अल्फा रिसेप्टर की वजह से होती है। क्रोनिक हार्ट फेलियर बीटा ब्लॉकर, यानी क्रोनिक हार्ट फेलियर के अंदर बीटा ब्लॉकर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्यूट हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए बीटा ब्लॉकर नहीं दे सकते। ओके, अब हेक्सामेथोनियम ये सारे के सारे रिफ्लेक्सेस को ब्लॉक कर देती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के रिफ्लेक्सेस को, और ये निकोटीन के डायरेक्ट एक्शन को मिनिमाइज कर देती है। ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा जो एट्रोपिन होती है, आपको पता है कि जो एट्रोपिन है वो मस्कुलिनिक इफेक्ट को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कोई ग्राफ वगैरह दिया हुआ है, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिनाइलिफ्रेन अल्फा एगोनिस्ट ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है, ब्रेडिकार्डिया को बढ़ा देती है, लेकिन अगर अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे जो कि वेसोकंस्ट्रिक्शन कराता है, तब ब्रेडिकार्डिया प्रिवेंट हो जाएगा। ओके, ठीक है। बीटा ब्लॉकर के डिफरेंट कार्डियोवास्कुलर इंडिकेशन होती है, लाइक एरिथमिया में इस्तेमाल होती है, एंजाइना के अंदर इस्तेमाल होते हैं, क्रोनिक हार्ट फेलियर और हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, ग्लूकोमा है, हाइपरथायरॉयडिज्म होती है, ट्रेमर्स होती है, और इसके अलावा सीओपीडी के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं बीटा ब्लॉकर को, लेकिन ये हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्पटम को मास्क कर देते हैं। अल्फा ब्लॉकर हाइपरटेंशन और बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेबेटालोल और कैल्बिडालोल के पास दोनों एक्टिविटी है, अल्फा और बीटा दोनों एक्टिविटी होती है। अपिंडालोल चूंकि पार्शियल एगोनिस्ट है, दैट इज वाई जो कंसंट्रेशन या डोज रिस्पॉन्स कर्व होता है वो ब्रोंको डायलेटिंग इफेक्ट शो करेगा एट द जीरो एल्बिटिरोल कंसंट्रेशन। ये इन्होंने ग्राफ वगैरह बनाया हुआ है। अब हम इसके टेबल वगैरह को तैयार कर लेते हैं, समरी टेबल को। तो नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर के अंदर फेंटोलामिन और फिनॉक्सीबेंजामिन आता है। फिनॉक्सीबेंजामिन किस में इस्तेमाल होता है? फियोक्रोमोसाइटोमा, कार्सिनोइड, मास्टोसाइटोसिस के अंदर रिनोड फिनोमिना के लिए, जबकि फेंटोलामिन फियोक्रोमोसाइटोमा और अल्फा एगोनिस्ट के लिए एंटीडोट के तौर पर इस्तेमाल होता है। इनकी वजह से ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और टैकीकार्डिया हो सकता है। ओके, जबकि फिनॉक्सीबेंजामिन की वजह से जीआईटी इरिटेशन हो सकती है। अल्फा 1 सिलेक्टिव के अंदर प्राजोसिन, डॉक्साजोसिन, टिराजोसिन, टेम्सालोसिन, सिलोडोसिन होती है। तो सिलोडोसिन, टेम्सालोसिन अल्फा 1 के लिए स्पेसिफिक होती है। ओके, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, जबकि प्राजोसिन हाइपरटेंशन और बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अल्फा 2 सिलेक्टिव ब्लॉकर के अंदर यूहेम्बिन है, यूहेम्बिन इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर के अंदर प्रोपेनोलोल है, एंजाइना को, एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। एरिथमिया की ट्रीटमेंट और प्रोफाइलेक्सिस है, हाइपरटेंशन है, थायरोटॉक्सिकोसिस है, ट्रेमर है, स्टेज फ्राइट है, और हाई माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी वजह से ब्रोंकोस्पैज्म हो सकता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक है, हार्ट फेलियर है, सीएनएस सिडेशन हो सकती है। टिमोलोल और बिटॉक्सोलोल के पास लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी नहीं होती, ग्लूकोमा के अंदर इस्तेमाल होती है। पिंडोलोल के पास पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी है, इस्तेमाल में सेफ होता है। नैंडोलोल के पास लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। एस्मोलोल का वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, इंट्रावेनस फॉर्म में अप्लाई होती है फॉर पेरी ऑपरेटिव और थायराइड स्टॉर्म एनोमलीज वगैरह के अंदर। मेटाप्रोलोल हार्ट फेलियर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इनवर्स एगोनिस्ट है। बिटॉक्सोलोल भी इनवर्स एगोनिस्ट होता है। नेबिवलोल के पास नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजिंग पावर होती है, वेसोडाइलेटिंग एक्शन होता है। बिटॉक्सामिन बीटा 2 के लिए स्पेसिफिक होता है। लेबिटोलोल और कैर्बिटोलोल हाइपरटेंशन के लिए और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेबिटोलोल हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर, जबकि कैर्बिटोलोल हार्ट फेलियर के अंदर मोर्टेलिटी वगैरह को कम कर देता होता है। ठीक है, लेबिटोलोल के 4 आइसोमर होते हैं, लेकिन कैर्बिटोलोल के 2 आइसोमर होते हैं। ओके, दो आइसोमर ऐसे होते हैं जो कि अल्फा और बीटा दोनों को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसके कुछ टेबल्स वगैरह को तैयार कर लेते हैं एड्रेनोसेप्टर एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट वाले चैप्टर के अंदर। तो ये वाला टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी आ चुका है। ठीक है,
तो ये कोलिनामिमेटिक अप्लाई करते हैं, अल्फा एगोनिस्ट अप्लाई करते हैं, अल्फा बीटा ब्लॉकर अप्लाई करते हैं कार्बनिक एनहाइड्रेट्स और प्रोस्टाग्लैंडिन ग्लूकोमा के अंदर। प्रोस्टाग्लैंडिन में लिटानोप्रोस, बिमेटोप्रोस, ट्रेवोप्रोस, उनोप्रोस्टोन है, जबकि कार्बनिक एनहाइड्रेट्स इनहिबिटर में टोर्सोलोमाइड और बेंजोलोमाइड टॉपिकल फॉर्म में एस्टाक्सोमाइड, डाइक्लोरफिनामाइड और मेथाजोलामाइड ये इस्तेमाल करते हैं। एक्वस की सिक्रेशन को मिनिमाइज कर देती है बीटा ब्लॉकर और कार्बनिक एनहाइड्रेट्स इनहिबिटर सिक्रेशन को, जबकि आउटफ्लो को ठीक है, अच्छा सिक्रेशन को कम करने के अंदर अल्फा 2 सेलेक्टिव भी आ जाती है, ठीक है, जबकि आउटफ्लो को बढ़ाने वाली कोलिनामिमेटिक है और अल्फा एगोनिस्ट होती है। ठीक हो गया। इसके बाद इन्फेंटाइल हेमांजियोमा को ट्रीट करने के लिए हम प्रोपेनोलोल इस्तेमाल कर सकते होते हैं। अब यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, आई थिंक टेबल की बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ। यू हैव बीन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इसकी वजह से हाइपरटेंशन वगैरह हो सकती है। ओके, लेविटोलोल बीटा रिसेप्टर को ज़्यादा ब्लॉक करती है एज कम्पेयर टू अल्फा रिसेप्टर। ओके, हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी बताई हुई है। चलो इतना इनफ है इस वीडियो के लिए। हमने ऑलमोस्ट पूरे एएनएस को रिवाइज कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।